हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैंने क्वेश्चन लिया है वो इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी से लिया है, और ये जो क्वेश्चन पेपर है वो सितंबर 2018 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो आइए आते हैं क्वेश्चन पेपर पर। मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करूंगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो है बहुत ही पूछे गए हैं, मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है कुछ ज़्यादा ही है इसमें। ठीक है, तो आइए आते हैं सीधे सॉल्यूशन पर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकैंडेसेंट बल्ब्स विल हैव द लीस्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, ABCD दिया हुआ है, मतलब इसमें से जो चारों कंडीशन दिए हुए हैं, जिसमें वोल्टेज दिया है और वाट दिया हुआ है, मतलब पावर दिया हुआ है और वोल्टेज दिया हुआ है। तो इसमें से जो चारों में कंडीशन में से अपने को ये फाइंड आउट करना है कि किस कंडीशन में जो बल्ब का जो रेजिस्टेंस है, मतलब जो आर का वैल्यू है वो कम रहेगा। ठीक है, तो ये कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। देखिए, सॉल्यूशन नंबर 1। ठीक है, हम जानते हैं इसमें क्या चीज़ दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है और VV दिया हुआ है ना। तो पावर बराबर क्या होता है, पावर बराबर होता है VI। ठीक है, अब यहाँ पर I तो दिया नहीं है। ठीक है, तो I नहीं दिया तो क्या कर सकते हैं, इसको V को हम क्या करेंगे, I को क्या कर सकते हैं, I को मैं लिख सकता हूँ V/R लिख सकता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, IR होता है। तो I को मैं V/R जो है लिख सकता हूँ। ठीक है, तो क्या निकल कर आएगा, V²/R, और ये पावर हो गया। तो यहाँ पर पावर मुझे पता है दिया हुआ है, V भी दिया हुआ है ऑप्शन में। ठीक है, V दिया है, पावर मतलब वाट दिया हुआ है, और R क्या है, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि एक ही तरह का बल्ब है तो R कांस्टेंट रहेगा। तो इस तरीके से सॉल्व करना जो है क्वेश्चन को ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो है अगर R की वैल्यू निकालूँ, क्योंकि हमको ये पूछा है कि किसमें लीस्ट रेजिस्टेंस रहेगा, तो R की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो R की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, R जो है ऐसे हो जाएगा, R ऊपर आ जाएगा और V²/P हो जाएगा। ठीक है, अब जो है वैल्यू जो है पुट करके देखते हैं। ठीक है, तो पहले ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, V की वैल्यू 220 वोल्ट और जो पावर की वैल्यू है 60 दिया हुआ है। ठीक है, V की वैल्यू है 220 वोल्ट डिवाइड बाई जो पावर है, पावर की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करते हैं, क्या आता है, 220 का स्क्वायर डिवाइड बाई 60, ये आता है 800, ये आता है वही करीब 806। ठीक है, 806.67 ये आ रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू पुट करते हैं। नेक्स्ट वैल्यू क्या है, नेक्स्ट में V की वैल्यू क्या है, 220। ठीक है, 220 का स्क्वायर डिवाइड बाई, अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 100 वाट दिया हुआ है। ठीक है, 100। ओके, इसमें देखते हैं क्या आता है, 220 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100, इसमें आता है 484। 484। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में कितना दिया हुआ है, 115। 115 का स्क्वायर डिवाइड बाई जो पावर कितना है, 60 है। ठीक है, तो 115 का स्क्वायर डिवाइड बाई 60 क्या हो जाएगा, 220.41। ठीक है, ओके, इसको मैं R1 मान लेता हूँ। अभी जो आया R2 आ गया और R3 आ गया, मतलब ये सेम रेजिस्टेंस है, बट ऑप्शन के लिए मैं R1 R2 लिया हूँ, बाकी रेजिस्टेंस तो सेम रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस मान लेते हैं, R4 ले लेते हैं। तो R4 में क्या है, 115 और 100 दिया है, तो 115 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100 का 100। ठीक है, तो 115 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100। ठीक है, इसमें कितना आता है, 132.25। तो हम देख सकते हैं 800 है, 484 है, 220 है और 132 है। मतलब R का वैल्यू जो रेजिस्टेंस का वैल्यू सबसे कम किस में आया है, इसमें आया है 132.25 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है मेरा सही आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है सॉल्व होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ रोलिंग मिल द लोडिंग ऑन द ट्रांसफार्मर वाज 1200 kVA विथ द पावर फैक्टर ऑफ 0.86। ओके, द प्लांट इम्प्रूव द पावर फैक्टर टू 0.98 बाई एडिंग कैपेसिटर्स, व्हाट इज द रिडक्शन इन kVA। ठीक है, तो मतलब क्या है कि जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में जो लोडिंग था वो कितना था, 1200 kVA का था, जिसमें पावर फैक्टर पहले था 0.86। ठीक है, अब पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए 0.98 का कैपेसिटर लगाया गया है। तो उससे अपने को ये फाइंड आउट करना है कि जो KVA है, रिडक्शन तो KVA में आएगा, क्योंकि पावर फैक्टर जब इम्प्रूव होगा तो वो कितना इम्प्रूव हो वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, सॉल्यूशन नंबर 2। ठीक है,
सॉल्यूशन नंबर 2 पे आएंगे। ठीक है, देखिए जो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें जो है आपका केवीए दिया हुआ है और पावर फैक्टर दिया हुआ है। तो हमको सीधा सा कुछ सोचना नहीं है, cos फाई लगाना है। cos फाई मतलब पावर फैक्टर मतलब क्या होता है, किलोवाट डिवाइड बाई केवीए, यही होता है। और यहाँ पर cos फाई दिया है, केवीए दिया हुआ है। ठीक है, तो अपने को केडब्ल्यू मिल जाएगा और केडब्ल्यू जो है कांस्टेंट ही रहेगा क्योंकि किलोवाट तो सेम रहने वाला है दोनों कंडीशन में। ठीक है, तो 0.86 पहला जो कंडीशन था 0.86 है ना, केडब्ल्यू निकालना है। केवीए कितना दिया है, 1200 केवीए दिया हुआ है, तो 1200। ठीक है, ओके, तो केडब्ल्यू क्या हो जाएगा, 0.86 इंटू 1200, ये हो जाता है 0.86 इंटू 1200, 1032। ठीक है, 1032 ये इसका किलोवाट आ गया, राइट। ठीक है, अब ये तो हो गया फर्स्ट कंडीशन, है ना। अब सेकंड कंडीशन में क्या होगा, सेकंड कंडीशन में क्या होगा, सेकंड कंडीशन में जो पावर फैक्टर है वो कितना दिया हुआ है, वो दिया है 0.98 दिया हुआ है। ठीक है, तो 0.98 जो है, फिर से वही फार्मूला का यूज़ करेंगे, 0.98 पावर फैक्टर आ गया इक्वल टू, अब के डब्ल्यू की वैल्यू तो मिल गई है 1032 है, तो 1032 यहाँ पुट करेंगे डिवाइड बाई, अब केवीए जो है ये अपने को नहीं पता है ना, ये अपने को नहीं पता है क्योंकि ये चेंज हुआ है, पावर फैक्टर चेंज हुआ है ना, तो फिर अपना केवीए भी चेंज होगा, तो ये अपने को नहीं पता है। तो केवीए निकल जाएगा, केवीए क्या हो जाएगा, 1032 डिवाइड बाई 0.98। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1032 डिवाइड बाई 0.98। ओके, ये कितना हो गया, 1053.06 केवीए ये हो गया। ठीक है, तो ये अपना नया केवीए आ गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन को आप समझ लीजिए पहले। क्वेश्चन में ये पूछा है व्हाट इज़ द रिडक्शन इन केवीए, मतलब केवीए में कितने का रिडक्शन हुआ। पहले जो था केवीए कितना था, पहले जो केवीए था वो था 1200 था केवीए था। ठीक है, पहले 1200 का केवीए था, है ना। ओके, अब अभी केवीए कितना आ गया है, जो नया केवीए आया है वो आया है 1053 का आया है, तो 1200 से घट करके 1053 हो गया है। तो कितना रिडक्शन हुआ है एक्चुअली, ठीक है, 1200 माइनस 1053.06 घटा देंगे इसको, कितना आएगा, 1200 माइनस 1053.06, ये आता है आपका 146.94 या 147 आप इसको बोल सकते हैं, इतने का रिडक्शन हुआ। ठीक है, ऑप्शन में ये होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन में आप देख सकते हैं 147 है, तो ये आपका एक्चुअल आंसर हो गया। ठीक है, तो ये इजीली सॉल्व हो गया, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर 3 है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल मुझे लग रहा है। मोटर का जो है सारा चीज़ दिया हुआ है, उसे आप जो है √3v i cos फाई से आप सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं इसे नहीं कराऊंगा क्योंकि क्वेश्चन से बहुत है तो टाइम जो है लग जाएगा, और ये सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। If the power consumed by an air conditioner compressor is 1.7 kilowatt per ton of refrigeration, then its energy efficient ratio watt per watt is। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसको भी मैंने कराया है बट फिर भी मैं इसे करा दे रहा हूँ। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, देखिए EER। ठीक है, ये पूछा है क्वेश्चन में, एनर्जी इफिशिएंसी रेशियो। ठीक है, ये क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, कूलिंग इफेक्ट डिवाइड बाय कंप्रेसर का पावर, कंप्रेसर का पावर जो भी आए। ठीक है, ये होता है। तो कूलिंग इफेक्ट कितना हो रहा है, कूलिंग इफेक्ट हो रहा है, ये दिया हुआ एयर कंडीशनर कंप्रेसर इज़ 1.7 किलोवाट है पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, मतलब 1 टन का कूलिंग इफेक्ट हो रहा है, 1 टन यानी कि 3.5 किलोवाट, डिवाइड बाई जो कंप्रेसर पावर कितना दिया, 1.7 किलोवाट दिया है बस। ठीक है, तो ये 17×34 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 2 पॉइंट जो भी होगा वो आएगा, ये ऐसे ही सॉल्व हो गया। तो यहाँ पर आंसर है क्या, 2.1 है, मतलब यही इसका आंसर होगा। ठीक है, ये आपका सॉल्व हो गया। ओके,
इस पेज पे तो मुझे कोई न्यूमेरिकल नहीं दिख रहा है, तो अपन जो है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 पे न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 है द इनलेट एयर टेम्परेचर टू स्टेज का रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर इज 35 डिग्री सेंटीग्रेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग सेकंड स्टेज इनलेट टेम्परेचर द कंप्रेसर विल कंज्यूम लीस्ट पावर। तो ये आपका कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ करना नहीं है, इसमें आपको ऑप्शन देख के आंसर जो है फाइंड आउट करना है। इसमें क्या बोल रहा है कि जो रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर है उसका जो इनलेट टेम्परेचर है वो कितना है? 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग सेकंड स्टेज इनलेट टेम्परेचर द कंप्रेसर विल कंज्यूम लीस्ट पावर। तो कौन से टेम्परेचर पे जो कंप्रेसर है वो कम पावर लेगा? तो ये तो आप ऑप्शन देख के ही बता सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन देख के आप बता सकते हैं कि जब टेम्परेचर कम रहेगा तभी जो है कंप्रेसर कम पावर लेगा। तो चारों में सबसे टेम्परेचर कम कौन सा है? 50 डिग्री कम है, तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड जो है कम टेम्परेचर है चारों में से, तो इसका मतलब जो ऑप्शन है वो यही होगा। ठीक है, इसमें आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इजीली सॉल्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 इसी के बाद जस्ट बाद है। ठीक है, अ फैन इज ड्रॉइंग 16 किलोवाट एट 800 आरपीएम इफ द स्पीड इज रिड्यूस्ड टू 600 आरपीएम देन द पावर ड्रॉन बाय द फैन वुड बी। फैन के लिए क्या होता है? जो पावर और आरपीएम में क्या रिलेशन है? ठीक है, फैन में होता है P1/P2, जो पावर होता है इक्वल टू N1/N2 का होल क्यूब, ये होता है रिलेशन। तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर है 25। ठीक है, हम जानते हैं फैन के लिए क्या होता है? P1/P2 इक्वल टू क्या होता है? N1/N2 का होल क्यूब। ठीक है, ओके, तो P1 कितना दिया हुआ है? P1 दिया हुआ है 16 किलोवाट, ये रख दीजिए। ठीक है, उसके बाद जो P2 है वो निकालना है ना, हाँ P2 निकालना है। ठीक है, ओके, N1 कितना दिया हुआ है? 800 आरपीएम, 800 आरपीएम, और इफ द स्पीड इज रिड्यूस्ड टू 600 आरपीएम, मतलब 600 जो है N2 दिया हुआ है। ठीक है, इसे सॉल्व कर लीजिए, सॉरी क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अपन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 चौके 8, 2 3 6। ठीक है, तो 16/P2 इक्वल टू 4 का क्यूब्ड हो जाएगा। ठीक है, 4 चौके 16, ये कट गया, और P2 फिर कितना हो जाएगा? 3 3 9 27, 27/4, 4 छक्के 24, 4 छक्के 24, 4 7 28, तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन में है क्या? देख लेते हैं। P2 की वैल्यू क्या है? ऑप्शन में 6 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, तो 6 पॉइंट समथिंग मतलब 6.75 दिया हुआ है। तो इस तरीके से जो है आप एग्ज़ाम हॉल में इसे सॉल्व कर सकते हैं बिना कैलकुलेटर के। ठीक है, तो ये भी सॉल्व हो गया, 6.75 इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, 29 क्या है? ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 5th और 7th हार्मोनिक इन 50 हर्ट्ज पावर सप्लाई क्या होगा? इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 50 से। 5 से 50 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 250, और 7 का 50 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 350। तो 250 और 350 ऑप्शन जो दिखेगा वही सही आंसर है। ठीक है, सी, ऑप्शन सी सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। 7.5 किलोवाट 415 वोल्ट 15 एम्पियर 970 आरपीएम 3 फेज रेटेड इंडक्शन मोटर विथ फुल लोड एफिशिएंसी ऑफ 86% ड्रॉ 7.5 एम्प्स एंड 3.23 किलोवाट ऑफ इनपुट पावर। द परसेंटेज लोडिंग ऑफ द मोटर इज अबाउट। ठीक है, तो ये निकालना है कि इसमें परसेंटेज लोडिंग क्या है, मोटर का कितना था। ठीक है, तो जब भी पूछता है आपको परसेंटेज लोडिंग ऑफ मोटर, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो आप ध्यान रख लीजिए। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या है? सॉल्यूशन नंबर 30। ठीक है, परसेंटेज लोडिंग ऑफ मोटर, परसेंटेज लोडिंग ऑफ मोटर। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इनपुट पावर ड्रॉन, इनपुट पावर ड्रॉन मतलब जो पावर एक्चुअल में कंजप्शन हो रहा है वो, डिवाइड बाय नेम प्लेट फुल लोड। ठीक है, नेम प्लेट फुल लोड। ठीक है,
इन किलोवाट, ठीक है, डिवाइड बाई इफिशियंसी, ठीक है, जो नेम प्लेट में दिया रहेगा। ठीक है, तो इसमें हम देख सकते हैं, इसमें जो है इनपुट पावर ड्रॉन कितना है, मतलब पावर कंजम्पशन कितना हो रहा है। ठीक है, पावर कंजम्पशन इसमें जो हो रहा है, ठीक है, इसमें जो पावर कंजम्पशन हो रहा है कितना हो रहा है, फुल लोड में ड्रॉ 7.5 एम्स एंड 3.23 किलोवाट ऑफ इनपुट पावर। मतलब जो मोटर है वो है तो 7.5 किलोवाट का, बट ले कितना है रनिंग में 3.23 किलोवाट का वो जो है कंजम्पशन कर रहा है पावर का, तो जो ले रहा है उसी को लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3.23 जो है इनपुट पावर ड्रॉन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, नेम प्लेट फुल लोड है। ठीक है, तो नेम प्लेट में फुल लोड में कितना है, एक्चुअली ये जो है नेम प्लेट ही है 7.5 किलोवाट वोल्ट, ये वो जो भी दिया है ये सब नेम प्लेट में ही रहता है मोटर के। तो एक्चुअल में इसका जो किलोवाट कितना है नेम प्लेट के हिसाब से 7.5 किलोवाट। ठीक है, फुल लोड जो है तो 7.5 ये हो गया, डिवाइड बाई, अब यहाँ पर एफिशिएंसी कितना है 86% है, मतलब कि 0.86 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि 0.86 हो जाएगा, है ना, 0.86। ठीक है, अब जो है इसे जो है सॉल्व करते हैं, है ना। तो सॉल्व करेंगे तो फिर कितना आएगा 3.23 डिवाइड बाई 7.5 अगेन डिवाइड बाई 0.86। ठीक है, 37 हो रहा है। ठीक है, 37, सॉरी 0, यहाँ पर 100 भी हो जाएगा ना, मैं यहाँ पर 100 नहीं लिखा था, तो यहाँ पर 100 भी रहता है। ओके, तो ये 100 हो जाएगा, तो 0.37 आ रहा है, 0.37 इंटू 100, परसेंटेज लोडिंग बोला है ना, इसलिए परसेंटेज रहेगा। तो ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा, ये एक्चुअल में हो जाएगा 37%। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में आप देख सकते हैं 37% जो है दिया हुआ है। ठीक है, मतलब ये सही आंसर है हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, A two-pole induction motor operating at 50 Hz with 1% slip will run at actual speed of, मतलब कि जो 2 पोल का इंडक्शन मोटर है 50 हर्ट्ज है, मतलब जो सप्लाई लाइन, और 1% स्लिप पे चल रहा है, तो उसका एक्चुअल जो है एक्चुअल स्पीड क्या है वो निकालना है। ठीक है, तो एक्चुअल स्पीड निकालने के लिए तो अपने को पहले सिंक्रोनस स्पीड निकालना पड़ेगा, है ना, उसके बाद ही तो उससे निकलेगा ना। ठीक है, तो सॉल्यूशन इसका 31, सॉल्यूशन नंबर 31। सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है आप सभी को पता है। सिंक्रोनस स्पीड का मतलब होता है 120F डिवाइड बाई P, नंबर ऑफ पोल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 120 इंटू F की वैल्यू कितनी है, F की वैल्यू है 50 डिवाइड बाई P, नंबर ऑफ पोल कितना है 2 है। ठीक है, ये कट गया और ये कितना आ गया आपका 3000 RPM। ठीक है, 3000 RPM ये जो है आपका सिंक्रोनस स्पीड आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर स्लिप कितना है, स्लिप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लिप परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, सिंक्रोनस स्पीड माइनस एक्चुअल स्पीड डिवाइड बाई सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, यही होता है फॉर्मूला, है ना। तो स्लिप कितना दिया हुआ है, स्लिप दिया हुआ है 1% दिया हुआ है। ठीक है, 1% दिया हुआ है, तो 1% मतलब 1% मतलब 1/100। ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा आपका सिंक्रोनस स्पीड कितना आया 3000 RPM आया, 3000 माइनस एक्चुअल स्पीड निकालना है, अपने को नहीं पता है। ठीक है, एक्चुअल स्पीड नहीं पता है, निकालना है। सिंक्रोनस स्पीड कितना है 3000। ठीक है, ये हो गया। अब 3000 में 00 से 00 ये कट जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअल स्पीड क्या हो जाएगा, एक्चुअल स्पीड क्या हो जाएगा, एक्चुअल स्पीड इधर आ जाएगा, तो 3000 जो है -30 हो जाएगा। ये तो आप समझ गए कैसे हुआ। ठीक है, एक्चुअल स्पीड जो है 30 इधर जाएगा, एक्चुअल स्पीड इधर आएगा, तो 3000 - 30। ठीक है, ऐसा। तो ये फिर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.109297। ठीक है, इसमें कैलकुलेटर जरूरत ही नहीं है, 2970 जो है इसका सही आंसर हो गया। ये RPM जो है आएगा। ऑप्शन में देख लेते हैं क्या, ऑप्शन में देख सकते हैं कि 2970 है, मतलब ये सबका सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? अ फैन इज ऑपरेटिंग एट 970 आरपीएम डेवलपिंग अ फ्लो ऑफ 3000 n meter cube per hour at a static pressure of 650 mmWc. If the speed is reduced to 700 rpm, the static pressure mmWc develop will be। ठीक है, तो ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं कि जो फैन है, फैन के पावर और आरपीएम फैन के जो स्टैटिक प्रेशर और आरपीएम में क्या रिलेशन होता है? दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल तो होते हैं बट स्क्वायर में होते हैं। मतलब P1/P2 अगर स्टैटिक प्रेशर का रेशियो है तो N1/N2 का होल स्क्वायर जो है उसके प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हम लगाएंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सॉल्यूशन 34 हम यहाँ पर लगाएंगे P1/P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? N1/N2 का होल स्क्वायर, ये लगाएंगे। ठीक है, तो पहले प्रेशर कितना है? पहले प्रेशर जो है कितना दिया हुआ है? स्टैटिक प्रेशर ऑफ 650 दिया हुआ है। ठीक है, 650। ओके, तो 650 लेके चलते हैं, 650। ठीक है, ओके। उसके बाद जो है और क्या दिया? स्पीड कितना दिया हुआ है? 970 आरपीएम दिया हुआ है इनिशियली, 970 आरपीएम। 970 डिवाइड बाई अब जो नया आरपीएम दिया है वो कितना दिया हुआ है? स्टैटिक प्रेशर ऑफ इतना। इफ द स्पीड इज रिड्यूस्ड टू 700 आरपीएम, मतलब 700 आरपीएम जो है दूसरा आरपीएम है का होल स्क्वायर। द स्टैटिक प्रेशर विल बी, मतलब हमको P2 जो है निकालना है। ठीक है, P2 निकालना है और इसका तो कोई मतलब ही नहीं है इसमें डायरेक्टली, है ना। ये क्वेश्चन में एक्स्ट्रा दिया हुआ है। तो फिर ऑप्शन इसमें क्या आ जाएगा? P2 में आ जाएगा, P2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 700, इसको मैं पलटी कर देता हूँ। 700 इंटू 700 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 970 इंटू 970। ठीक है, 600 इसके साथ है 700 के साथ, मतलब 650 यहाँ पर ऊपर आ जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे होंगे, थोड़ा मैं जल्दी करा रहा हूँ ताकि समय कम लगे। ठीक है, ओके। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 700 इंटू 700 इंटू 650। ठीक है, आंसर डिवाइड बाई 970 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आ रहा है आंसर में? 338.5 mmWc इसका जो है स्टैटिक प्रेशर होगा। ऑप्शन में है क्या, देख लेते हैं। ऑप्शन में हम देख सकते हैं कि नहीं है, मतलब कि जो सही आंसर है वो क्या होगा? नन ऑफ द अबव होगा। ठीक है, और इसका सही आंसर होना क्या चाहिए था? ये होना चाहिए था। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नन ऑफ द अबव सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 को मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि ये क्वेश्चन जो है मैंने बहुत बार कराया हुआ है। ये एलिमिनेंस वाला क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना नहीं रहता। E1/E2 इक्वल टू D2 स्क्वायर डिवाइड बाई D1 का स्क्वायर करना रहता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसे आप जो है खुद ही कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 37। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है। इन एन इंजन रूम 15 मीटर लॉन्ग, 10 मीटर वाइड, 4 मीटर हाई, वेंटिलेशन रिक्वायरमेंट मीटर फॉर 20 एयर चेंजेस। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो उसको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, बस सारे वैल्यूज़ का मल्टीप्लाई आप आपस में कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं आंसर क्या होना चाहिए। इसमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 37 का? 37 ठीक है, 15 गुणा 10 गुणा 4 गुणा 20, बस इतना आप कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो सकता है? 15 चौके 60, 60 दूनी 120 और 2 जीरो और है। ठीक है, तो 2 जीरो इतना मीटर क्यूब पर आवर ऑफ। ठीक है, बस यही आंसर है। ऑप्शन में है, ऑप्शन में सी देख सकते हैं, यही इसका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है। ठीक है, इसमें क्या बोला है, थोड़ा सा छिप गया है। अ पैकेज एयर कंडीशनर ऑफ 5 TR कैपेसिटी डिलीवर्स अ कूलिंग इफेक्ट ऑफ 4 TR, मतलब 5 TR का तो जो कैपेसिटी का जो AC है वो डिलीवर जो कर रहा है कूलिंग इफेक्ट वो 4 टन ही कर रहा है। इफ़ एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो है ना इज 2.90, द पावर इन किलोवाट ड्रॉन बाई द कंप्रेसर निकालना है। अभी इसी तरह क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया था,
तो इसको भी सॉल्व करते हैं उसी तरीके से। तो इसमें आएगा सॉल्यूशन 38, सॉल्यूशन 38, ठीक है। तो अभी मैंने क्या बताया था, EER का फॉर्मूला क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट, कूलिंग इफेक्ट डिवाइड बाय कंप्रेसर पावर, कंप्रेसर पावर, ठीक है। ये होता है कंप्रेसर पावर जो अपने को निकालना है, कंप्रेसर पावर अपने को निकालना है। तो EER का वैल्यू कितना दिया हुआ, 2.90 दिया हुआ है, दिया है, ठीक है। कूलिंग इफेक्ट कितना है, 4 टन। 5 टन का रेफ्रिजरेशन भले है लेकिन इफेक्ट कितना पैदा करा, 4 टन का। तो 4 टन लेंगे और इसमें हम जो है हर चीज़ को किलोवाट में लेते हैं, तो किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए 4 टन को 3.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। डिवाइड बाई जो कंप्रेसर पावर हमें निकालना है, तो इसमें हम P और इसको जो है कंप्रेसर पावर करके कर लेते हैं। अब इसे जो है फिर से सॉल्व करेंगे, तो पावर ऑफ कंप्रेसर कितना हो जाएगा, 4 × 3.5 डिवाइड बाई 2.9, ठीक है। देखते हैं क्या आता है, 4 × 3.5, ठीक है। आंसर डिवाइड बाई 2.9, 4.82, 4.82, तो इसको अपन 4.83 लिख सकते हैं, 4.83, ठीक है। तो ये आपका एक्चुअल आएगा। ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन में देख सकते हैं 4.84 है, बाकी तो नहीं है, तो 4.84 जो है इसका सही आंसर है, ठीक है। ये आपका सही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, 5 kVAR 415 volt rated power factor capacitor was found to be having a 5.5 kVAR operating capacity. The operating supply voltage at the same supply frequency would be approximately. ये क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हो पाया था, आप देख लीजिएगा, अगर आपसे सॉल्व होता तो आप मुझे भी बता दीजिए, है ना, क्योंकि हो सकता है मैं जल्दबाजी में था तो शायद सॉल्व ना कर पाया हूँ, बट अगर आपसे होता तो बिल्कुल आप मुझे बताइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है। 42 ये जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है। मैं देख रहा हूँ कि मैंने इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी के जो पेपर कराए हैं उसमें लगभग ये क्वेश्चन हर पेपर में एक आध अगर छोड़ दे तो पूछा ही गया, तो इसको आप बिल्कुल याद कर लीजिए, ये आता ही आता है, मतलब ये क्वेश्चन। और इसके जो सोल्यूशन है मैंने किसी एक क्वेश्चन पेपर पे कराए भी हैं। चूँकि ये क्वेश्चन का सोल्यूशन लंबा है तो आप इसको जो है जिस वीडियो मैंने कराया है उसे आप बिल्कुल आप देख लीजिए और समझ लीजिए, ठीक है। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है, द पावर measured in a boiler ID fan is 52 kilowatt operating at 49 hertz. As an energy conservation measure, the variable frequency drive VFD was installed and the fan was operated at 34 hertz. The estimated power saving will be, मतलब क्या बोल रहा है कि 52 किलोवाट का मोटर है जो कि पहले जो फ्रीक्वेंसी चल रही थी उसमें 49 हर्ट्ज पे चल रहा था, ठीक है। तो उसके बाद जो है VFD इंस्टॉल किया गया, VFD इंस्टॉल करने के बाद में जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होकर के 34 हर्ट्ज पे चलने लगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में कुछ पावर सेविंग हुआ होगा, जाहिर सी बात है होना ही चाहिए। तो पावर सेविंग कितना हुआ होगा वो अपने को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे देख लेते हैं। सॉल्यूशन 44, ठीक है। सॉल्यूशन जो है 44, देखिए हम जानते हैं कि जो स्पीड होता है, सिंक्रोनस स्पीड होता है, वो क्या होता है 120F डिवाइड बाई P होता है, ठीक है। ये होता है, तो हमको पहला फ्रीक्वेंसी क्या दिया हुआ था 49 हर्ट्ज दिया हुआ है, ठीक है। तो 120 × 49 हर्ट्ज डिवाइड बाई P, नंबर ऑफ पोल नहीं पता लेकिन हम इसको अननोन करके P लिख देते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये आएगा 120 × 49, ये आएगा 5880 डिवाइड बाई P, ये आएगा, ठीक है। उसके बाद जो नया फ्रीक्वेंसी था कितना था 34 हर्ट्ज का था, ठीक है। तो उस समय जो सिंक्रोनस स्पीड रहा होगा क्या रहा होगा 120 × 34 डिवाइड बाई P, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा 120 × 34 4080 डिवाइड बाई P, ये N2 की वैल्यू आ गई, ठीक है। अच्छा, अब हम ये अपने को तो ये फाइंड आउट करना है कि पावर कंजम्पशन कितना कम हुआ है, मतलब सेविंग कितना हुआ है पावर में। तो पावर और आरपीएम में क्या रिलेशन है, पावर और आरपीएम ये रिलेशन है कि ये पावर जो होता है आरपीएम के क्यूबिक में प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि P1/P2 इक्वल टू क्या होगा N1/N2 का ये होगा, ठीक है। तो अपने को पावर और आरपीएम में रिलेशन मिल गया है, ठीक है।
तो यहाँ पर N1/N2 करूँगा मैं तो P तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली मैं जो है 5880 डिवाइड बाई 4080 को ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। और यहाँ पर P1 P1 का वैल्यू कितना था, P1 का वैल्यू जो है 52 किलोवाट है इनिशियली, ठीक है। तो ये मेरा P1 का वैल्यू 52 किलोवाट हो जाएगा। तो 52 किलोवाट P1, P2 मुझे जो है फाइंड आउट करना है। और इसे जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा ये भी देख लेते हैं यहीं पे। 5880 डिवाइड बाई 4080 ये आएगा कुछ इतना, ठीक है, ओके 2.99, ठीक है। अब यहाँ पर P2 क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा 52 डिवाइड बाई 2.99, ठीक है, 52 डिवाइड बाई 2.99 ये हो जाएगा कितना 17.39, ठीक है, 17.39, ठीक है। तो मतलब आप देख सकते हैं कि पहले पावर कितना था 52 किलोवाट था, ठीक है, और अब पावर घट करके जो P2 है वो कितना हो गया है 17.39 हो गया है, मतलब नया पावर इतना हो गया है। तो कितना पावर का सेविंग हुआ हम कह सकते हैं पावर का जो सेविंग हुआ है डेल्टा P वो P1 माइनस P2 यानी कि पहले कितना था 52 था माइनस 17.39 इतना हुआ है सेविंग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 52 किलोवाट माइनस 17.39 किलोवाट, इतना सेविंग हुआ है 34.61, इतने का पावर सेविंग हुआ है। ऑप्शन में अब देख लेते हैं क्या है 34.6, ठीक है। तो ऑप्शन में हम देख सकते हैं 34.7 दिया हुआ है, मतलब ये 6 के बराबर ही, मतलब 6 के लगभग ही, मतलब 34.7 जो है इसका सही आंसर है, ठीक है। तो ये इस तरीके से सॉल्व होता है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, द आइसोथर्मल पावर ऑफ a 500 CFM एयर compressor is 72 किलोवाट एंड द efficiency is 78%, द एक्चुअल पावर ड्रॉन बाय द कंप्रेसर विल बी। तो इसमें आइसोथर्मल पावर से क्वेश्चन पूछा हुआ है और इसमें दो चीज़ दिया हुआ है, एक तो आइसोथर्मल पावर का किलोवाट दिया हुआ है और उसका एफिशिएंसी दिया हुआ है। तो अपने को ये फाइंड आउट करना है कि एक्चुअल पावर कितना लिया होगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है सीधा आइसोथर्मल पावर का, ठीक है, जो कि एफिशिएंसी से रिलेटेड है, उसे आप याद कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन जो है आता ही है। सॉल्यूशन 45, ठीक है, आइसोथर्मल एफिशिएंसी इक्वल टू होता है आइसोथर्मल पावर डिवाइड बाई एक्चुअल मेजर इनपुट पावर या एक्चुअल इनपुट पावर, ठीक है, ये होता है। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है वो वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो आइसोथर्मल पावर ऑफ 500 CFM एयर कंप्रेसर इज 72 किलोवाट है। तो आइसोथर्मल पावर कितना हो गया है, आइसोथर्मल पावर कितना दिया हुआ है 72 किलोवाट दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगा 72 किलोवाट डिवाइड बाई, ठीक है, एफिशिएंसी दिया हुआ है 78% दिया हुआ है, ठीक है। तो एफिशिएंसी 78% है, मतलब मैं यहाँ पर 0.78 जो है लिख सकता हूँ, ठीक है, ओके। और क्या पूछा है, एक्चुअल पावर ड्रॉन पूछा है, ठीक है। तो एक्चुअल इनपुट पावर जो है निकालना है वो मान लेते हैं P है, ठीक है। बस अब निकाल लीजिए आप फटाक से इसको। तो P क्या हो जाएगा 72 डिवाइड बाई 0.78, ठीक है, देखते हैं क्या निकलता है। 72 डिवाइड बाई 0.78 ये होता है 92.3 किलोवाट, ये आंसर हो गया। ऑप्शन में हो तो यही आंसर है, देखते हैं क्या है। ऑप्शन में 92 किलोवाट दिया हुआ है, मतलब ये सही आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, ठीक है।
क्वेश्चन 46 क्या है, अ हीट पंप यूज्ड इन अ हीट रिकवरी एप्लीकेशन एक्सट्रैक्ट्स 66220 किलो कैलोरी पर आवर एंड द पावर कंज्यूम्ड बाय द हीट पंप इज 23 किलोवाट। द एस्टिमेटेड हीट सप्लाइड बाय द हीट पंप इज, ठीक है। तो अगर इसमें ये पूछता है हीट सप्लाइड बाय द हीट पंप, टोटल हीट सप्लाइड बाय द हीट पंप, तो इसका सिंपल सा मतलब होता है कि आपका जो एक्सट्रैक्शन जो हीट है ये और जो किलोवाट वाला है हीट है वो, इन दोनों को जोड़ना है, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 46 का क्या हो जाएगा, एक्सट्रैक्शन इज मतलब क्यू ई प्लस डब्लू कंप्रेसर पावर, इसको जोड़ना है, ठीक है। तो क्यू ई कितना दिया हुआ है, एक्सट्रैक्शन हीट कितना है 66220 प्लस डब्लू किलोवाट कितना दिया 23 किलोवाट दिया हुआ है, ठीक है। 23 जो है किलोवाट जो है दिया हुआ है। तो ये जो 23 किलोवाट है इसको तो अपने को पहले जो ये यूनिट है किलो कैलोरी पर आवर, इसमें जो है कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये कैसे कन्वर्ट होगा, देखिए 23 किलोवाट मतलब होता है 23, ठीक है, किलो जूल पर सेकेंड, किलो जूल पर सेकेंड मतलब होता है आपका 23 और जो है जूल से कैलोरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फिर अब क्योंकि ये कैलोरी किलो कैलोरी पर आवर में है तो कैलोरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 4.187 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। अब जो सेकंड है, सेकंड को आवर्स में कन्वर्ट करना है, तो 1 सेकंड मतलब क्या हो जाएगा 1/3600 आवर, तो 1/3600 मतलब 3600 ऊपर आ जाएगा, ठीक है, 3600 ऊपर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो होता है किलो कैलोरी पर आवर में, तो वैसे भी कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब इसको जो है सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर से, कितना हो जाएगा 23 इंटू 3600 डिवाइड बाई 4.187, ये कितना हो जा रहा है 19,775.5 किलो कैलोरी पर आवर। अब सेम यूनिट में आ गया, ठीक है। अब इसको जोड़ देते हैं, है ना, किसको जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए इसको जोड़ देते हैं 66,200 को, ठीक है। क्या आएगा देखते हैं, 19,775.5 प्लस 66,200 कितना हो रहा है 85,975.5, ये आएगा आंसर, ठीक है। देखते हैं क्या है ऑप्शन में। ऑप्शन में देख सकते हैं 85,975 मतलब 85,900 समथिंग कुछ है, मतलब ऑप्शन में हम जो लेंगे वो क्या लेंगे 86, ये वो जो भी है, तो ऑप्शन में हम जो लेंगे ये वाला वैल्यू लेंगे, क्योंकि ये वैल्यू जो है इसके नियरेस्ट है, ठीक है, ये वैल्यू जो है इसके नियरेस्ट है। सॉरी, ये तो 220 होगा ना, 66,220 है, ये 20 होगा, मैं थोड़ा सा गलती कर दिया। चलिए फिर से लेते हैं इसको, 19,775.5 प्लस 66,220, ठीक है, क्या आ रहा है 85,995, 85,995 मतलब 86,000 समथिंग आ रहा है। तो ऑप्शन में जो दिया है क्या दिया है 86,000 का ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये आपका सही आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 47 है, A coal-fired boiler primary air fan is maintaining a velocity pressure of 70 mmWc and the air temperature is 38 degrees centigrade. The density of the air is 1.135 kg per meter cubed and the pitot tube constant is 0.85. The velocity of air in meter cubed per second will be, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा 47 का, ठीक है। तो इसका हो जाएगा, देखिए हम वेलोसिटी का फार्मूला क्या जानते हैं, वेलोसिटी का फार्मूला होता है सी पी, पिटॉट ट्यूब कोएफिशिएंट को बोलते हैं, अंडर रूट में क्या आ जाएगा 2 × 9.81 × डेल्टा पी डिवाइड बाई गामा, ये आपके बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो जो वैल्यू पुट करना है कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सीधा पूछा है वेलोसिटी ऑफ एयर पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर सी पी की वैल्यू कितना दिया हुआ है, सी पी यानी कि
जो पिटोटिव कांस्टेंट है वो कितना दिया है, 0.85 दिया है, तो 0.85 रख दीजिए आप, ठीक है, इंटू 2 इंटू 9.81 इंटू डेल्टा पी, प्रेशर की वैल्यू कितनी है 70 MWC है, ठीक है, तो 70 आप रख दीजिए, डिवाइड बाई गामा, गामा की वैल्यू क्या है, जो डेंसिटी ऑफ एयर है वो कितना 1.135। अब इसे जो है सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो √2 इंटू 9.81 इंटू 70, ठीक है, ब्रैकेट लगा देते हैं, डिवाइड बाई 1.135 कितना आ रहा है 34.7, 0.85 इंटू 34.786, ठीक है, आंसर इंटू कितना हो जाएगा 0.85, 29.568, इतना आंसर आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में दिया है 29.56, मतलब यही आंसर है। आपको खाली ये ध्यान रखना है कि जो डेल्टा पी है उसका वैल्यू MMWC में होना चाहिए, गामा का वैल्यू kg/m³ होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो वेलोसिटी आएगा वो किस में आएगा, मीटर पर सेकंड में आएगा। आपको यूनिट का एकदम ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन कभी कठिन नहीं पूछेगा लेकिन यूनिट में कन्वर्जन कर सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 जो है मैंने सॉल्व करने की कोशिश किया था, बट ये क्वेश्चन भी मुझसे जो है सही से सॉल्व नहीं हुआ है। मतलब आंसर तो आ रहा है लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि ये तरीका जो मैं कर रहा हूँ वही होना चाहिए, है ना। बट मुझे प्रैक्टिकली पता है कि ये आंसर सही क्यों होना चाहिए। तो अगर आपको न्यूमेरिकली ये सॉल्व करके आप बता पाएंगे कमेंट में, तो आप बिल्कुल मुझे बताइए, ठीक है, ताकि बाकी जो स्टडी कर रहे हैं वो भी इसका जो है लाभ ले सकें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन नंबर 50। अ पंप विथ 230 mm diameter impeller is delivering a flow of 150 m³/h. If the flow is to be reduced to 110 m³/h by trimming the impeller, what should be the approximate impeller size? ठीक है, तो ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं कि जो पंप का जो डिलीवरी होता है Q और जो उसका जो डायमीटर होता है पंप का, ठीक है, D, वो दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका मतलब क्या होगा, Q1/Q2 इक्वल टू D1/D2। बस यही फॉर्मूला अपने को लगाना है और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 50 नंबर अब ये लगा लेते हैं, Q1/Q2 इक्वल टू D1/D2, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, Q1 कितना दिया हुआ है, पंप 230 mm डायमीटर इम्पेलर इज, ठीक है। तो इनिशियली जो डायमीटर कितना है 230 है, ठीक है। अब फ्लो ऑफ 150, ठीक है, इनिशियली फ्लो कितना दिया 150 दिया है, चलो ठीक है, ये भी हो गया, ठीक है। अब उसके बाद इफ़ द फ्लो इज़ टू बी रिड्यूस टू 110, ठीक है, फ्लो जो है 110 हो जाता है ना, ठीक है। तो अपने क्या निकालना है, व्हाट शुड बी द अप्रोक्सीमेट इम्पेलर साइज, ठीक है, ये निकालना है, मतलब D2 निकालना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, D2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 230 इंटू 110 डिवाइड बाई 150, 230 इंटू 110 डिवाइड बाई 150 कितना आ रहा है 168.67, यही आंसर होगा। ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन में हम देख सकते हैं चारों में से 169 है, वहाँ पर यहाँ पर कितना है 168.61 है, मतलब 169 के करीब है, तो 169 जो है सही आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।